हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल से लेकर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल को डिस्कस किया था और डिटेल में सभी टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को कैसे इजिली रिमेंबर कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम पूरे प्रियम्बल को और उसके सभी सिग्निफिकेंट टर्म्स को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, आज ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे दोस्तों हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी 22 पार्ट्स को लर्न करने का एक इजी मैनर हमने लर्न किया था, ठीक उसी तरीके से आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को भी आसानी से याद रखने का एक तरीका हम यहाँ सीखेंगे। और इसके लिए कोई हम शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम बहुत ही जनरल टर्म्स में हम आज इसको सीखेंगे, कोई इसमें टेक्निकल वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे। जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसको हम अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी दोस्तों हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो एक बुक हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हमारी माइंड में सबसे पहले क्या आता है? हमारे माइंड में किसी भी प्रोडक्ट को देखकर आता है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी कि किसने इसको बनाया है। तो उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें कि ये किसका प्रोडक्ट है, यानी कि सोर्स, कि ये किसने बनाया है, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये पीपल ऑफ इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ये प्रियम्बल में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, यानी कि इसको अंगीकृत किया है, इनेक्ट किया है, अधिनियमित किया है और आत्मसमर्पित किया है। टू गिव अ सेल्फ, ये काम किया है, यानी कि अडॉप्शन, इनेक्टमेंट एंड गिवन टू आवर सेल्फ। ये किसने किया? पीपल ऑफ इंडिया ने। पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया। कब किया ये? ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949 को। तो ये है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कहां से आया? पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू आया। पीपल ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। अब उसके बाद ऑब्वियस है कि किसी भी प्रोडक्ट को या बुक को हम देखते हैं तो उसके बाद माइंड में क्या आता है? किस कंपनी का प्रोडक्ट है ये और इसे किस लिए बनाया गया है, यानी कि इसका एक नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, कि किस पर्पज से इसको बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट नेचर कि किस लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को बनाने के लिए क्या, कोई भी देश कैसा होना चाहिए, हमने पूरी आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी, किस पर्पज से लड़ी थी? सॉवरेन, यानी कि देश को संप्रभु बनाने के लिए। संप्रभुता का मतलब, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, संप्रभुता का मतलब होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने सभी डिसीजंस, इंटरनल, एक्सटर्नल, चाहे वो फिर हमारी विदेश नीति से संबंधित हो, हमारे आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित हो, किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय कौन लेगा? हम खुद लेंगे, यानी कि हमारी चुनी हुई सरकार लेगी हमारे बिहाफ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम पॉलिटिकली पूरी तरीके से सॉवरेन होंगे, यानी कि हम पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस पर्पज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, इसी के लिए पूरी आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी। सॉवरेन, और ठीक है सॉवरेन होगा, उसके अलावा सोशलिस्ट, अपने निर्णय हम लेंगे। साथ ही साथ ये कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश कैसा होना चाहिए? सोशलिस्ट भी होना चाहिए, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट। ये हमने सोशलिस्ट वर्ड को भी डिस्कस किया था, इसलिए आज मैं ज्यादा एम्फोसिस इन वर्ड्स पर नहीं कर रहा, सिंपली इनको एक सीक्वेंस में मैं लगाकर समझा रहा हूं कि कैसे इनको एक सीक्वेंस में हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस और ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, किस पर्पज से? देश को सॉवरेन बनाने के लिए, यानी कि संप्रभु बनाने के लिए। संप्रभु होने के साथ साथ देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए कल्याणकारी, हर वर्ग के लिए कल्याणकारी, सॉवरेन, सोशलिस्ट। और अब हर वर्ग के लिए कल्याणकारी कैसे होगा? क्या केवल सॉवरेन होने से हो जाएगा?
क्या होना चाहिए? सभी वर्गों को यानी कि सभी मतों का जो आदर करे, सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, यानी कि सेक्युलर। सेक्युलर कोई भी देश की जो सरकार होगी उसका कोई अपना कोई पंथ नहीं होगा, अपना कोई मत नहीं होगा और सभी उसके लिए बराबर होंगे, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभावकारी नीति नहीं अपनाई जाएगी, यानी कि सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। और अब देश की सरकार होनी कैसी चाहिए? ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमें देखकर समझ में आता है। कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक, यानी कि जो पीपल ऑफ इंडिया ही चुनेंगे उसको, किसी और तरीके से, यानी कि जैसे पहले राजशाही होती थी, कोई राजा बनकर हमारे ऊपर नहीं बैठेगा, हम उसको खुद चुनेंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। अब कैसा होगा हमारा देश? एक रिपब्लिक होगा, यानी कि गणराज्य, जनता का शासन। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही हमें इसकी स्पिरिट समझ में आती है, कि ये पूरी भावना हमें समझ में आती है कि देश हमारा कैसा होगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले सॉवरेन होना चाहिए, यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट कल्याणकारी हो, और सेक्युलर हो, यानी कि सभी पंथों का आदर करे। तो इस सीक्वेंस में ये सारे वर्ड्स अरेंज है। तो ये हो गया नेचर, कि कैसा देश हम बनाना चाहते हैं, किस पर्पज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था। अब हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि एक राज्य का गठन तो कर लिया। उसके बाद अब सिटीजन्स को इससे क्या मिलेगा? क्या केवल सॉवरेन हो जाने से देश के सिटीजन्स की जो किस्मत है वो बदल जाएगी? क्या उनके डे टू डे लाइफ में कोई चेंज आएगा इससे? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो सिटीजन्स के लिए क्या किया? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स के लिए क्या? यानी कि अब ये है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये है अब ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सिटीजन्स के लिए हमें क्या अचीव करना है, यानी कि क्या सिक्योर करना है। सिटीजन्स को क्या मिलेगा? सिटीजन्स को क्या चाहिए? जो 1947 के हालात थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, आप उस समय में खड़े होकर सोचिए पूरे, क्योंकि हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ा है अच्छे से। तो अब उस समय के हालात के हिसाब से सोचिए कि सिटीजन्स को क्या चाहिए। आज की लाइफ में भी किसी भी सिटीजन को क्या चाहिए होती है? सिक्योरिटी इन लाइफ। हर एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? सुरक्षा। सुरक्षा कैसे मिलेगी? सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? न्याय, यानी कि जस्टिस। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जस्टिस। जस्टिस का मतलब सिर्फ ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना और थानों के चक्कर लगाना ये नहीं है। जस्टिस का मतलब है कि हर तरीके की सिक्योरिटी इन लाइफ हमें मिलनी चाहिए, कि हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई उत्पीड़न यानी कि कोई एक्सप्लॉयटेशन कभी हमारी लाइफ में ना हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या देश की चुनी हुई सरकार हो, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए हमें किसी तरीके से। और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब सिर्फ हमें जान से मार देने का खतरा हमारे ऊपर होना या फिर हमसे कुछ छिन जाने का खतरा होना ही नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि हमारे ऑल ओवर लाइफ में, हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में किसी तरीके का कोई हर्डल क्रिएट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है? जस्टिस। अब जस्टिस कैसा? जस्टिस के भी कई अलग अलग प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सिक्योरिटी इन लाइफ चाहते हैं वो सिक्योरिटी भी कई अलग अलग टाइप्स की है। तो जस्टिस सबसे पहले कैसा चाहिए हमें? एक सिटीजन के तौर पर, यानी कि एक आम नागरिक के तौर पर हमें कैसा जस्टिस चाहिए? हमें किस टाइप की सिक्योरिटी की हम बात करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा हम लोग हमेशा चिंतित होते हैं? और पूरी मानव जाति, सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी मानव जाति किस बात के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होती है? सबसे पहले सोशल जस्टिस, कि हम जहां पर रहें उस सोसाइटी में हम पूरे आत्मसम्मान के साथ रह सकें, हमारे साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, किसी तरीके का कोई उत्पीड़न ना हो, यानी कि कोई हमें दबाए ना हम किसी को दबाए। और ये पूरी मानव जाति के अंदर ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, यानी कि हर मानव, यानी कि पूरी दुनिया का हर मनुष्य सबसे पहले क्या चाहता है? अपने लिए एक सोशल सिक्योरिटी चाहता है। इसी के लिए उदाहरण के तौर पर हम लोग सपोज कीजिए कि अगर हम कहीं जंगल में होते हैं, ऐसे जंगल में हमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाता है, चाहे वो फिर किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, वो देखकर हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हमें वो अपने जैसा दिखता है। जहां पर हमें जंगली जानवर, पशु पक्षी दिख रहे होते हैं, ऐसे में कोई भी किसी भी रंग का, किसी भी भेद का व्यक्ति हमें मिल जाता है तो वो हमें अपने बहुत करीब लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, और नॉट ओनली ह्यूमन नेचर, ये सभी प्राणियों का एक नेचर है।
तो इसलिए सभी प्राणियों को, सभी व्यक्तियों को क्या चाहिए? सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी चाहिए? सोशल सिक्योरिटी, यानी कि वो एक अच्छे सभ्य समाज में जहां रह सके। तो सोशल, उसके साथ अब जब सोशल सिक्योरिटी होगी कि यानी कि जहां आपको पूरे आत्मसम्मान से रहने का एक अवसर मिलता है, जहां आपके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव या कोई उत्पीड़न आपके साथ नहीं होता, तब उसके बाद अब क्या चाहिए? अब पेट की जरूरतें शुरू होती है, यानी कि हमारी मौलिक जरूरतें इसके ऊपर अब शुरू होती है, यानी कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए। तो यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस को भी हमने डिस्कस किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? कि जो भी संसाधन है पूरे देश में, वो सबके लिए समान रूप से खुले हैं। उस पर किसी तरीके का कोई मोनोपोली नहीं है किसी का। ये इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है कि हम फला जाति में पैदा हुए या फला कुल में पैदा हुए या इस पर्टिकुलर रीजन में हम पैदा हुए, इसलिए इन संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं है, हमसे पहले इनका अधिकार है, ये नहीं। सबके लिए समान रूप से खुले हुए, यानी कि अवसर सबके लिए समान है। जो अपने तरीके से जैसे उन संसाधनों को यूज कर पाए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, वो उनको यूज करने के लिए स्वतंत्र है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, और जब ये दोनों होंगे तब हमें चाहिए होता है पॉलिटिकल, यानी कि जो देश की सरकार है उस सरकार में प्रतिनिधित्व का हमें भी मौका मिलना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, जिसमें हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बाध्यकारी नियम ना हो, अलग से नियम ना हो। हर सिटीजन ये चाहता है सबके लिए समान हो, जो नियम सबके लिए, अगर सपोज कीजिए कि वोट डालने की एज 18 साल है तो वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोगों के लिए, सबके लिए सेम है। तो यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। उस दिन भी मैंने ये समझाया था कि सबसे पहले हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस कैसा? कि एक सामाजिक न्याय, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां किसी तरह का भेदभाव ना हो, शांतिपूर्ण माहौल हो, जहां हमारा किसी तरीके से कोई उत्पीड़न ना हो। उसके बाद हमें चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें समान अवसर चाहिए। और जब ये दोनों होंगे तब हम सोच पाए, तब हम फ्रीली पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर पाएंगे। तब हमें पॉलिटिकल जस्टिस भी चाहिए, यानी कि हमें देश में अपनी सरकार को चुनने से लेकर उस सरकार का हिस्सा बनने की भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब उस स्वतंत्रता का हम लाभ ले ना लें, हम उसका प्रयोग करें ना करें, वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, ना कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बंधन या बाध्यता है। तो ये 3 जस्टिस। अब जस्टिस के बाद हम लोग क्या चाहते हैं? लिबर्टी। जस्टिस का कोई मीनिंग ही तब होगा जब होगा लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? सबसे पहले थॉट, यानी कि सोचने की स्वतंत्रता। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रह रहे हैं कि जहां पर हमारे सोचने के ऊपर भी पाबंदी है कि हमने ऐसा सोचा तो सोचा कैसे। हम अपने तरीके से सोच सके, हमारे ऊपर इसके लिए कोई बंधन ना हो, कोई बाध्यता ना हो कि नहीं आपको इसी दिशा में सोचना है, आपको इसी तरीके से सोचना है जैसा हम चाहें। हम अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हो। विचार रखने के साथ साथ अब क्या चाहिए? क्या केवल विचार रखने की स्वतंत्रता पर्याप्त है? नहीं है। विचारों को अभिव्यक्त करने की, यानी कि एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि विचार रखने के साथ साथ हम उसको व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हो। हम अपनी बात पूरी निडरता के साथ अपने समाज में रख सके, अपने देश में रख सके। नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में क्या कोई भी सिटीजन ये कल्पना कर सकता है कि वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सके और उन विचारों को रखने के अलावा वो उनको व्यक्त कर सके? ऑब्वियसली, क्योंकि हम सभी को पता है कि वहां कैसा शासन है। या आज से कुछ 100 साल पहले, 150 साल पहले, 500 साल पहले, यानी कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी हमारे यहाँ होती थी, प्रिमिटिव भी नहीं कहेंगे, जब राजा रजवाड़े होते थे, क्या ये स्वतंत्रता हमारे पास थी? नहीं थी। और इन्हीं मूल्यों की प्राप्ति के लिए ही तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष हमने किया था। तो लिबर्टी कैसी चाहिए? यानी कि स्वतंत्रता सबसे पहले विचारों की, उनको व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की, और उन विचारों के अनुसार ही अपना बिलीफ, यानी कि अपना एक विश्वास, अपनी एक मन में धारणा रखने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इस बिलीफ के अकॉर्डिंग अगर हमारा किसी में विश्वास होता है, यानी कि फेथ, और फेथ है, मान लीजिए कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में, हम हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो हिंदुइज्म में हमारा फेथ है, हमारे ऊपर ही किसी ने थोपा नहीं है कि हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, या हमारे ऊपर ये बंधन नहीं होना चाहिए कि नहीं हम हिंदुइज्म को में अपना फेथ रख ही नहीं सकते, या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में हम अपना फेथ रख ही नहीं सकते।
अगर ऐसा होगा तो क्या ऐसे देश को हम कल्याणकारी राज्य कहेंगे, जैसे कि वेलफेयर स्टेट का हमने ऊपर ही कहा, क्या ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राष्ट्र कहेंगे? क्या ऐसी जगह पर हम रुकना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। फेथ और उसी फेथ के अकॉर्डिंग वर्शिप, यानी कि अपनी पूजा पद्धति को भी चुनने का हमें पूरा अधिकार। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल घर के अंदर ही हम थॉट रख सकते हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन और बिलीफ रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, घर के बाहर नहीं। सारी चीजें हम कहीं भी, और उसके साथ साथ हम अपनी पूजा पद्धति को भी चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जिसके लिए जैसे कि कई कंट्रीज हैं, मान के चलिए कि सऊदी अरबिया, तो वहां पर आप राइट टू फेथ और वर्शिप आपके पास नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना फेथ चूज कर सके और वैसे ही उसको उसी अकॉर्डिंग आप वर्शिप भी कर सके, यानी कि अपनी पूजा पद्धति को भी चुन सके। किसी भी तानाशाही राज्य में, जैसे नॉर्थ कोरिया में हम चले जाते हैं, तो वहां के सिटीजन्स को ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लेकिन ये सामान्य मानव की ये कल्पना होती है कि उसको इन सभी चीजों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जस्टिस, जस्टिस कब पूरा होगा? जब होगी लिबर्टी, लेकिन अभी भी अधूरा है। जस्टिस कब पूरा होगा? क्या केवल आपको ये तीनों चीजें दे दी जाए और उसके बाद आपको सोचने की, अपनी बात को कहने की, अपने थॉट्स को रखने की और उसके अकॉर्डिंग पूजा पद्धति चुनने की आजादी मिल गई, तो क्या इससे, केवल इससे हमारा जीवन आसान हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं। अभी हमें क्या चाहिए, क्या मिसिंग है यहां पर? इक्वालिटी। क्योंकि ये दोनों ही चीजें सार्थक तब है जब होगी इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज की? सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जो डायरेक्टली सोशल जस्टिस से कनेक्ट करता है। सोशल जस्टिस का मतलब ही यही है कि सभी को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले, किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, कि वो इस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस एंजॉय करने की प्रिविलेज मिलेगी। सपोज कीजिए कि वैकेंसीज आती है जज बनने के लिए और वहां पर पहले ही ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि इसमें से 10 वैकेंसीज जो है वो जजेस की फैमिली के लिए रिजर्व है, यानी कि जो जज फैमिली से हैं उनके ही बच्चे यहाँ पर जज बनेंगे। बाकी जो है सीट्स वो सबके लिए, फिर उसमें जो कोटा अप्लाई होगा वो होगा, और जो जनरल सीट्स बच जाए एक दो, उस पर आप कॉम्पिटिट कर लीजिएगा। क्या ये एक गुड प्रैक्टिस कही जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जो डायरेक्ट सोशल जस्टिस से ही कनेक्ट करती है, सोशल और साथ साथ इकोनॉमिक से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये रिलेट करती है विथ सोशल जस्टिस। स्टेटस के साथ अब हमें क्या चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। कि अगर जुडिशरी की वैकेंसीज आई हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल स्टेटस कैरी करने वाले लोगों को वहां पर प्रिविलेज मिलेगी, यानी कि उनको प्रायोरिटी मिलेगी कि जज का बेटा है तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, बाद में आपको। स्टेटस और साथ के साथ अपॉर्चुनिटी, की अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। जो वैकेंसीज आई है सेम मैनर में सभी लोग अप्लाई कीजिए, फिर चाहे आप एक जज के बेटे हो या एक किसान के बेटे हो या एक पियोन के बेटे हो, सभी लोग उसमें अप्लाई कीजिए, कंपटीशन को सामने से फेस कीजिए और उसके बाद क्रैक कीजिए, और जो भी उसमें मेरिट में ऊपर आएगा उसको मिलेगी अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जज, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। और नॉट ओनली सर्विसेज, अगर आप कोई एक बिजनेस करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप एक बड़ा बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि उसके लिए अगर कोई लाइसेंस चाहिए, जगह चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो सब आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वहां स्टेटस मैटर नहीं करेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ना वहां पर, जब फैमिली बैकग्राउंड कोई स्टेटस मैटर नहीं करेगा, तो अपॉर्चुनिटीज पर भी किसी तरीके का कोई कैप्शन नहीं लगाया जाएगा। खुली अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, आप फैक्ट्री को सेटअप कीजिए, आप छोटी सी शॉप को सेटअप कीजिए, आप अपना कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप कीजिए, स्टार्टअप लगाइए और आगे बढ़िए, पूरी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बताता है। तो ये इक्वालिटी, ये तीनों चीजें होने के बाद अब क्या चाहिए? क्या गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे? कि ये तीनों चीजें तो होनी ही चाहिए, इसके साथ अब क्या होना चाहिए? जब ये तीनों चीजें ही प्रिवेल करेंगी, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तब होगी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। तो इसीलिए प्रियम्बल ने भी कहा ये तीनों चीजें मिलने के बाद टू प्रमोट अमंग देम ऑल
फ्रैटर्निटी, यानी कि फ्रैटर्निटी अभी हम ये नहीं करें कि है, इसको प्रमोट कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि एक लक्ष्य है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई सभी सिटीजन्स को जस्टिस दीजिए, लिबर्टी दीजिए, इक्वालिटी दीजिए, और जब ये तीनों चीजें होंगी तो फिर उसके बाद प्रमोट कीजिए उनके बीच में फ्रैटर्निटी, यानी कि बंधुत्व को, भाईचारे को। फ्रैटर्निटी क्यों करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं। 1947 की सर्कमस्टांसेस किसी से नहीं छुपी, हम सब ने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, मूवीज के थ्रू हमने उसको देखा है। हम सभी को पता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी, हमने पार्टीशन के दर्द को झेला था। यानी कि हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो देश की एकता और अखंडता को, यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए जब एकता और अखंडता कब रहेगी, जब होगी फ्रैटर्निटी, यानी कि नागरिकों के बीच में आपसी भाईचारा और बंधुत्व होगा, उनके बीच में विवाद नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, दंगे फसाद नहीं होंगे, तब फ्रैटर्निटी होगी। और जब फ्रैटर्निटी होगी तभी होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तभी तो होगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है। और फ्रेटर्निटी के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेटर्निटी के लिए ये तीनों चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट टर्म एक और है। और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, और ये तीनों चीजें होने के बाद क्या होगा, हर व्यक्ति को एक अपना सम्मान का जीवन जीने की एक पूरी स्वतंत्रता होगी। यानी कि वो सम्मान से अपना जीवन जी पाएगा, यानी कि विद डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक व्यक्ति की डिग्निटी, यानी कि उसका आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए, तभी होगी फ्रेटर्निटी। अदरवाइज एक आत्मसम्मान की अगर भावना नहीं होगी लोगों के बीच में, अगर आत्मसम्मान सबका सुरक्षित नहीं होगा, तो भाईचारा, बंधुत्व, तो ये सिर्फ किताबी बातें रह जाती हैं, सिर्फ ये किताबी शब्द लगते हैं, ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि जमीनी रूप से इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये सारी चीजें सिक्योर करने के लिए सिटीजन्स को हमने बनाया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया था, हमने। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने यहां पर क्या क्या चीजें डिस्कस की, यानी कि पूरे प्रियम्बल को हमने 3 पार्ट में तोड़कर देखा है। सबसे पहले सोर्स ऑफ प्रियम्बल, इसको रब करके मैं दोबारा से फिर एक बार शॉर्ट में उस पूरे सीक्वेंस में इसको अरेंज करके हम लोग देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस को याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने पूरे प्रियम्बल को यहां पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सोर्स, किसका, प्रियम्बल का नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए कहा जाता है कि वेयर द सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिसाइड्स इन पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत के लोगों में, यानी कि सिटीजन्स में। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया ने ही इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है, अंगीकृत किया, इनेक्ट किया है, अधिनियमित किया है, और गिव आवरसेल्फ, यानी कि स्वयं को समर्पित किया है। ये कब किया है, डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑन 26 नवंबर 1949, जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस के रूप में। और 26 नवंबर के साथ एक और कड़वी याद भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, खैर उसकी बात यहां करना अभी रेलेवेंट नहीं है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को समर्पित किया है 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर, ये शुरुआत से नहीं मनाया जाता था, 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इस दिन को मनाने की शुरुआत हमारी सरकार के द्वारा की गई। उसके बाद अब नेचर, कि कैसा हम देश बनाना चाहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, यानी कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा। सबसे पहले कोई भी स्टेट कैसा होना चाहिए, हमारी अवधारणा क्या थी पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, हमें कैसा देश चाहिए अपना, हम अपने निर्णय खुद लेंगे, यानी कि सॉवरेन और
सॉवरेन होने के साथ साथ देश के नागरिकों के लिए वो कल्याणकारी भी हो, सोशलिस्ट। क्योंकि सॉवरेन तो नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन क्या वो उस देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी है? ऑब्वियसली नहीं है। तो सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट होने के साथ साथ कल्याणकारी कब होगा, यानी कि वो सोशलिस्ट कब होगा? जब वो होगा सेक्युलर। हालांकि सेक्युलर वर्ड बाद में थ्रू द 42nd अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया है, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन अब है, तो हमें इसको याद भी रखना पड़ेगा और इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको यहां पर इसी के साथ ही एक्सप्लेन करके चल रहा हूं कि सबसे पहले देश हमारा कैसा होगा? सॉवरेन होगा, अपने निर्णय खुद लेगा, सोशलिस्ट होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कल्याणकारी होगा, साथ में सेक्युलर। इसके लिए कल्याणकारी होने के लिए जरूरी क्या है? सेक्युलर होना। और अब ये तीनों चीजें होने के बाद डेमोक्रेटिक, जो यहां हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही इसकी स्पिरिट हमें समझ में आती है कि डेमोक्रेटिक, यानी कि ये पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि संविधान का निर्माण किया है, तो ये पीपल ऑफ इंडिया ही पूरे देश की दिशा और धारा तय करेंगे। यानी कि देश में कौन सी सरकार राज्य करेगी, कौन इस देश में राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। हालांकि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, लेकिन फिर भी वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चुनकर आता है। तो देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कौन देश को चलाएगा, ये कौन तय करेगा? पीपल ऑफ इंडिया तय करेंगे। कोई अदर अथॉरिटी इसके लिए डिसाइडेड नहीं है जो तय करेगी। तो पीपल ऑफ इंडिया यानी कि डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक होगा तब ये बनेगा रिपब्लिक। राजा और रजवाड़ों का राज्य नहीं होगा, यहां पर किसका होगा? पीपल ऑफ इंडिया का होगा। तो ऐसे कंट्री को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे स्टेट को कहते हैं रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके का इंडिया हमें बनाना था, यानी कि ऐसा देश हमें निर्माण करना था। तो ये हो गया नेचर। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव, सिटीजन्स को इस क्या मिलेगा, यानी कि ये हम बना क्यों रहे हैं, पूरे संविधान को बना क्यों रहे हैं? राष्ट्र निर्माण के लिए। राष्ट्र निर्माण हमें क्यों करना है? सिटीजन्स के लिए। क्योंकि अगर सिटीजन्स अगर परेशान होंगे तो ऑब्वियस है कि फिर ये सारे वर्ड्स बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी कि ये सीधे सीधे नागरिकों को समर्पित किया गया। अपने सभी सिटीजन्स को क्या सिक्योर करेंगे, यानी कि उनको क्या प्रदान करेंगे, उनके लिए क्या सुनिश्चित किया जाएगा? सबसे पहले जस्टिस, सभी के लिए न्याय। जस्टिस कैसा? सबसे पहले तो सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तो सबसे इंपॉर्टेंट था। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 टाइप ऑफ जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। लिबर्टी को इंडिपेंडेंस से कनेक्ट करके नहीं देख सकते हम, क्योंकि इंडिपेंडेंस काफी ब्रॉड टर्म होता है, लिबर्टी उतना ब्रॉड नहीं होता। तो लिबर्टी किसके लिए? सबसे पहले थॉट, फिर उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि एक्सप्रेशन, फिर उन थॉट्स के अकॉर्डिंग ही अपना एक बिलीफ रखने के लिए, बिलीफ, और उस बिलीफ के अकॉर्डिंग अपना फेथ एंड वर्शिप, यानी कि अपनी पूजा पद्धति भी चुनने की हमारे लिए स्वतंत्रता। और लिबर्टी के बाद अब क्या चाहिए? इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। इक्वालिटी किस चीज की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद टू प्रमोट अमंग देम ऑल किसमें? अमंग देम ऑल सिटीजन्स, क्या? फ्रेटर्निटी, और टू सिक्योर dignity of every individual and to preserve unity and integrity, जो कि है हमारा सबसे महान लक्ष्य और सबसे अंतिम लक्ष्य, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रिजर्व रख पाना, जिसके लिए ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिजाइन किया है।
तो हमने 3 पार्ट्स में इसको देखा, सोर्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव। सोर्स कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। इन्हीं पीपल ऑफ इंडिया में ही रिसाइड करती है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। और नेचर कैसा, हमारा देश कैसा होगा, हमारा स्टेट कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और एक रिपब्लिक होगा। और सिटीजन्स को क्या मिलेगा इससे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 टाइप ऑफ लिबर्टीज। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है अमंग ऑल सिटीजन्स। तो ये है पूरा प्रियम्बल, यानी कि जो प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं उनको हम शॉर्ट में, एक ब्रीफ में इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन सोचा कि आज फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं हम इसको, जिससे कि इजिली रिमेंबर रख पाए। तो क्या हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नो, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब कहा ये? 1960 में। 1960 में इन री बेरूबारी यूनियन केस में। री बेरूबारी यूनियन के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। और उसके बाद 1973 में इन केस ऑफ केशवानंद भारती, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को ओवर रूल करते हुए कहा कि नो, प्रियम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों कहा? क्योंकि दोनों ही केसेस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कैन इट बी अमेंडेड, यानी कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन 1973 में अपनी राय को बदला और उसके बाद माना कि दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन आल्सो बी अमेंडेड, यानी कि हमारी प्रियम्बल में भी बदलाव किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कैसा संशोधन? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से नहीं बदलेगा, यानी कि जो मूल ढांचा है संविधान का वो इससे नहीं बदलना चाहिए, उसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इस शर्त के साथ प्रियम्बल में भी, ना कि प्रियम्बल में बल्कि पूरे, हालांकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल के भी केस में अप्लाई होता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये जो हमने अभी डिस्कस किया है यही है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेनिटी, किसी भी तरीके से सॉवरेनिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और उसके अलावा फेडरलिज्म को भी कहा गया। फेडरलिज्म वर्ड यहां पर यूज नहीं किया गया है। तो जो 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें सभी जजेस ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो ये सभी चीजों के बेसिस पर ही उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर हम बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो ये प्रियम्बल को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए इस केशवानंद भारती के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल इज एनलाइटनिंग प्रिंसिपल फॉर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी टर्म में कहीं वेगनेस या एम्बिग्यूटी आती है, यानी कि किसी भी टर्म के इंटरप्रिटेशन में अगर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है, देन द प्रियम्बल विल वर्क लाइक एनलाइटनिंग प्रिंसिपल फॉर होल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये एक तरीके से पथ प्रदर्शिका का काम करेगी। और ये काम प्रियम्बल ने किया इन दैट केस, इन केशवानंद भारती केस। अब इसके बाद एक और बात आती है कि जब ये अलाउ किया गया कि यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, यानी कि संविधान के साथ साथ ये प्रियम्बल भी इसका पार्ट है और ये पार्ट होने की वजह से इसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो क्या इसका अमेंडमेंट हुआ और अगर हुआ तो कितनी बार हुआ? तो यस, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो वर्ड्स नहीं थे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये इंटीग्रिटी वर्ड भी नहीं था। तो इन तीनों ही वर्ड्स को लेटर ऑन ऐड किया गया था।
तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को अमेंड किया गया था, यानी कि ये दोनों वर्ड्स और ये थ्रू द अमेंडमेंट ही आए थे। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट इन ईयर ऑफ 1976। और उसके बाद क्या अमेंडमेंट हुआ इसमें? नो। यानी कि पूरे प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है इन ईयर ऑफ 1976। और क्या अमेंड किया गया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को इस प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में इंसर्ट करने से प्रियम्बल के नेचर में या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि एक एड ऑन होता है, यानी कि ये और विस्तृत होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से दैट कैन नॉट बी सेड टू वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से एक एड ऑन करता है, उसको और इलेबोरेट करता है, उसमें किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो हम शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं कि प्रियम्बल में कितनी बार बदलाव हुआ? सिर्फ एक बार 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट को इसलिए हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके के बदलाव हुए थे। तो इस 42nd अमेंडमेंट को हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पूरे प्रियम्बल को कैसे शॉर्ट में हम लर्न कर सकते हैं, ये हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सीखा है। पहले हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, एक रफ डिस्कशन हमने किया था जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर सभी टर्म्स को डिस्कस किया था। आज हमने पूरे प्रियम्बल को कैसे लर्न करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है या एप्रिसिएशन है, या अगर आपको वीडियो खराब भी लगा है तो प्लीज उसको कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।